चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्विकली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा सही है, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है मेरा बैकग्राउंड क्वालिफाइड सीए, आर्टिकल्स की है मैंने पीडब्ल्यूसी से। पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है आप लोगों ने? आर्टिकल्स मैंने पीडब्ल्यूसी से की। फिर उसके बाद मैंने एक ऐसे इदारे में जॉब की जहाँ जिसको आपने ज़िंदगी में हमेशा अच्छे अल्फाज में, अगर आप कराची से ताल्लुक़ है आपका, तो आपने याद किया होगा। बताएं कौन सा इदारा? के इलेक्ट्रिक। फिर उसके बाद एक ऐसी जगह जॉब की जहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है ख्वाहिश होती है जाना, यूनिलीवर। फिर के इलेक्ट्रिक, यूनिलीवर, और फिर उसके बाद मैं जहाँ गया वो जगह थी लोड्स लिमिटेड, एक कंपनी है, और उसके फाइनेंस को हेड किया। और फिर उसके बाद 2020 में कोरोना से थोड़ा पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरी अपनी सीए फर्म होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होनी चाहिए। तो फिर मैंने 2020 ऑनवर्ड अपनी फर्म स्टार्ट की और आज तक जो है फिर अपनी फर्म में ही हूँ। तो बेसिकली ये मेरा एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड है कि टोटल अब तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का प्रोफेशनल माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया। अब आते हैं कि सर टीचिंग एक्सपीरियंस कब से है? तो टीचिंग एक्सपीरियंस है 2014 में। मैंने बिल्कुल 14 के एंड में टीचिंग शुरू की सीए वालों को। इससे पहले पढ़ा रहा था बीकॉम वगैरह को, लेकिन 2014 के एंड में सीए वालों को टीचिंग शुरू की। FAR 2 से शुरू की, फिर 2017 में FAR 1 पढ़ाना शुरू किया, फिर 2020 में मैंने सीए फाइनल का FFR पढ़ाना शुरू किया। तो बेसिकली ये 3 पेपर, और अब इंशाल्लाह इस दफ़ा KF3 जो है डेटा वाला पेपर, वो भी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली ये 3-4 पेपर्स जो हैं ये मैंने पढ़ाना शुरू किए हैं सीए के अंदर। अच्छा, सीए के अंदर कैरियर की हाईलाइट क्या है? सीए के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के माशाल्लाह 4 गोल्ड मेडल हैं और 1 मेरिट सर्टिफिकेट है। ठीक है ना? गोल्ड मेडल क्या होता है? गोल्ड मेडल होता है, गोल्ड मेडल 2 ही पेपर्स में आ सकता है कैफ लेवल पे, FAR 2 और ऑडिट। तो उसमें जो है 3 मेरे गोल्ड मेडल FAR 2 में है और 1 फिर सीए फाइनल का FFR में। और ऑडिट जो है उसमें 1 मेरा मेरिट है, वो है किसमें? FAR 1 में। चलें सर अब आते हैं और बात करते हैं हम कि यार सीए के बारे में आप सब ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, है ना? FAR 1 के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हुई होंगी। तो आज उन सब चीज़ों पे बात करने लगे इंशाल्लाह कि भाई क्या कैसे होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम और भी बहुत सारे काम करने लगेंगे। तो आ जाए सर, सीए के बारे में मुझे एक बात ये बताएं कि क्यों आए सीए में? वाई सीए में आप लोग क्यों आए? क्या वजह है सीए में आने की? बताओ भाई। फ्यूचर अच्छा है और नोबल कैलिबर का प्रोफेशन है। नोबल कैलिबर का प्रोफेशन है और जॉब रेशो ज़्यादा है और अब देखा जाए तो ओवरऑल इसीलिए ना। अच्छा, तुम लोग बड़े शरीफ लड़के, बड़े शरीफ हैं। हम लोग थे ना, या बता नहीं रहे, हम लोग थे यार, हम लोग कहते थे कि यार इसलिए कि आफ्टर क्वालिफिकेशन लड़की बड़े आराम से अच्छी मिल जाएगी। सही है, तो एक ये था। चले सर अब आते हैं, देखिए बात आप लोगों की सही है। इस वक्त सीए का इफ़ यू आस्क मी ना, अगर मैं पिछले 6 महीने साल को छोड़ूं तो सीए का जॉब रेशो वाज 100%। अभी भी 100% ऐसा नहीं, लेकिन अभी मतलब पहले होता था कि आर्टिकल्स ख़त्म पे जॉब होती थी, अब थोड़ा टाइम लग जाता है। वजह क्या है? देखो, पॉइंट इज़ दैट कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, और टेक्नोलॉजी के दौर में जब हम हैं ना, तो आहिस्ते आहिस्ते जो ना बहुत सारी जॉब्स एआई की तरफ जा रही हैं। बट एक बात दिमाग में याद रखना, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए
रिस्क देने का वादा किसका है? अल्लाह का है, तो वो आपको मिलेगा, रिस्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ लेस करना पड़ेगा कि हाँ यार अब ये चीज़ें करनी है। चलें, तो अब हम आते हैं सर टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम लेस करें, सारी चीज़ें करें तो उसके साथ तो है, लेकिन सीए के अंदर आने का जो मेन चीज़ होगी ना आपकी, मैं आपको अभी से बता दूं कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बेटर फ्यूचर। वालेकुम अस्सलाम, सरकारी के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। हाँ, तालियां, जब हम मेहनत करेंगे तो फिर तालियां खुद लेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो बेटर फ्यूचर है, एक मिनट। और इसके अलावा सर एक और बात भी, नियत जैसे कि हम करें कि आपने नियत करनी है कि यार हलाल रिस्क कमाना है। रिस्क को काजी आप आ रहे हैं ना? बस मैं आया था। बस आए सर, आप 2 मिनट आगे काजी बीच बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो सर अहसान के साथ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक डिस्कशन चल रही है, जो कि कुछ पीआरसी में भी आपने डिस्कस किया होगा, और बाकी जो रहा सहा है वो कैफ में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। मेरे साथ इंशाल्लाह आपकी कल से क्लास स्टार्ट होगी, और कोर्स के हवाले सर अहसान इंशाल्लाह जितना अच्छा ब्रीफ करेंगे वो शायद मैं नहीं कर सकता, तभी सर अहसान यहाँ पे हैं, और सर अहसान की अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरी अपनी है। बाकी कोशिश रहेगी दोनों तरफ से, डिपेंड ये करता है कि आप ख़ुद कितनी मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आपके साथ कल क्लास शुरू होगी, और उसमें IE16 शुरू करेंगे, और IE16 का नाम जो है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, और ये वो टॉपिक है जो कि आपने PRC 4 में भी पढ़ा था, लेकिन IE16 के नाम से नहीं पढ़ा था, डेप्रीसिएशन के नाम से पढ़ा था। तो जितना आपने काम किया था डेप्रीसिएशन का, तो समझें IE16 यहाँ पे जितना है वो सिर्फ आपको मुस्कुरा के देख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो सारे का सारा किस में आ रहा है आपका कैफ 1 IE16 में हम कवर अप करेंगे, जिसके लिए तकरीबन हमारे 12-13 सेशंस लगने हैं। और 12-13 सेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर 12 सेशंस भी लगने हैं तो समझे 2 घंटे के हिसाब से अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो वैसे तो PRC में वो 2 क्लास 4 क्लास के अंदर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारी जब बातें शुरू होंगी तो बातें तो कंटेंट तो हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन हमें टाइम लगता क्यों है ज़्यादा? सर हमारे दोस्त ने किया 5 क्लास में 6 क्लास में, तो काम हम भी 5 या 6 क्लासेस में कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आपका एक एक्सपीरियंस इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहेगा कि जितने भी पास पेपर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बेटा खुद ट्राई कर लेना, 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं, 4-5 मैंने करा दिए, बाकी यार आप खुद कर लेना, ऐसा होगा नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो उसका मतलब सर आपका क्लास में कराने का जो ड्यूरेशन है वो डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं कहता हूँ 10 से 12 सेशंस लगने हैं, तो 4-5-6 क्लासेस के अंदर हम कंटेंट तो कवर अप कर लेंगे रीजनेबल प्रैक्टिस के साथ, लेकिन चूंकि डे 1 पे वादा किया जा रहा होगा कि हमने तकरीबन सारे 5 चैप्टर सॉल्व करने हैं, मेरी भी सवालात हैं जो उन 5 चैप्टर्स को करने से पहले हम लोग करेंगे, बुक का कंटेंट हमने कवर अप करना है। तो भाई जब सारा ठेका हम ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम चुटकी बजाएंगे और 4-5 क्लासेस के अंदर सारा कंटेंट कवर अप हो जाए, उसके लिए मुझे क्लासेस भी चाहिए होंगी। तभी मैं कह रहा हूँ 10 से 12 क्लासेस कम से कम लगेंगी, और फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं, इसमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें सर आ जाएं। तो सर फ्यूचर बेटर होगा हलाल रिस्क। देखिए हलाल रिस्क इंशाल्लाह, रिस्क तो अल्लाह ने जो दिया वो आपको मिलेगा ही, हलाल रिस्क के लिए भी इंशाल्लाह ये फील्ड ऐसी है जो आपको हलाल रिस्क बहुत आराम से कमा करके दे सकती है, ठीक है ना। लेकिन सर अब आते हैं कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन सीए। चलें सर, हमने कहा कि भाई क्यों स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं सीए में, तो इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं ना कि भाई स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, वाई सो मच फेलियर रेशो, है ना। क्या लगता है आपको कि भाई फेलियर रेशो इतना क्यों है? काम करते हैं व्यू में जाके इसको, क्यों लगता है भाई, क्या फेलियर रेशो क्यों है इतना, बताएं। हाँ जी, तो पेपर की एग्जीक्यूशन मुश्किल होती है, पेपर की एग्जीक्यूशन मुश्किल होती है और डिसिप्लिन नहीं होता, सही है, और सिलेक्टिव स्टडी, ठीक है। चलिए सर मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों ने कहा उनको समराइज़ कर देते हैं। ये मेरे जो तजुर्बा है ना उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फेलियर के रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। पहली बात जो बच्चे ने कही कि सिलेक्टिव स्टडी, तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव स्टडी या इनकम्प्लीट प्रिपरेशन, है ना, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात बताएं।
स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते सर, इसको हम ये बॉस वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है, हमने कहा लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे जो है ना सर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना सर, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तीसरी जो वजह है ना, जब इसने कही थी कि एग्जीक्यूशन, तो उसको मैं कहता हूँ अपनी ज़बान में टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। सर एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान कल का मैच हारा, पता है क्यों हारा? क्यों हारा बताओ सर? उनकी टीम देखे ना इंडिया की, तो सर उनके पास जो लोग हैं ना आते हैं ना, अब उनका नीचे का लेवल आईपीएल और बाकी उनकी जो रणजी ट्रॉफी है वो ऐसा है कि वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमारे पास अगर आप देख लें पूरी टीम में सिर्फ कल जो खेले थे 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस लेवल का शायद प्रेशर देखा हो। एक था आपके पास शाहीन, एक था आपके पास फ़खर जमान और एक था आपके पास नवाज। हमारे स्टूडेंट के साथ भी सर यही होता है, यकीन माने मैं आपको ये बात अभी बता रहा हूँ, आप लोग पीआरसी से लिख लें, मैंने पूरा सीए किया है। एक चीज़ का नाम है, अगर सही मानों में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, और वो एक चीज़ का नाम है हाउ यू परफॉर्म इन 3 आवर्स। आप पैनिक तो नहीं होते, आप प्रेशर में तो सर अगर वो 3 घंटे में बता दो, देखें सीए में एक जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत सारा जाता है। क्यों जाता है? और माशाल्लाह ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हमारे पास सीए में, क्योंकि सर उसको टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट नहीं आ रही। वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैं कैसे करूं। समझे आप लोग? तो सर ये कैसे, ये हम टीचर्स की जिम्मेदारी है। जो काजी ने कहा ना कि यार हम लोग क्लास में पास पेपर्स कराएंगे, क्लास में सिखाएंगे, हम एंड में एक पासिंग क्लास रखते हैं। हम एंड में क्या रखते हैं? एक पासिंग क्लास, जिसमें हम पिछली अटेम्प्ट का पूरा पेपर सॉल्व करवा दें। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आप लोग टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? तो सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, कि टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट कैसे हो रही है। तो सर अब हम प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी और काजी की, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन ये हम आपको सिखाएंगे क्लास के दौरान कि भैया किस तरीके से पेपर को मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। समझे आप लोग? तो सर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्मार्टली चीज़ों को लेकर के चलें, ऐसे चलें जैसे कि सर हम पेपर में बैठे हुए और सवाल हम ऐसे करें, उससे आप देखेंगे पेपर का कॉन्सेप्ट पूरा सही है। एक तो भाई प्रेशर मैनेजमेंट सीख जाओ, दूसरी चीज़, 2 बातें, 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें अपने आप को चीता कर लिया तुमने, तो मेरी गारंटी है कि तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता सीए आराम से निकालने में। पहली चीज़ है अंग्रेज़ी। देखो बहुत सारा बच्चा ना अंग्रेज़ी के रट्टे लगाता है, मसला होता है। आपको पता है सीए के अंदर, चलो आपको एक और चीज़ बताऊं, सीए के अंदर ये मैं आपको तकरीबन, अब तो शायद इतना अपडेटेड मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन 3 साल पहले आईकेप का रिकॉर्ड है। ए लेवल्स वाले कितने यहाँ पे है? कोई ए लेवल्स वाला, ओ लेवल्स वाला नहीं? ठीक है। और मेरी तरह के इंटर बैकग्राउंड, मैट्रिक बैकग्राउंड वाले कितने हैं ना? बाकी सभी वही है। अच्छा ए लेवल्स वाले जो है ना, उनका पता है क्या था? कैफ 2 साल में निकालने का रेशो 41% था। मैट्रिक वालों का रेशो पता है कितना था? कितना है? 17%। ऐसा क्यों है सर? वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है बताओ? सर अंग्रेजी का सबसे बड़ा मसला, हम इंटर वाले, मैं भी इंटर वाला हूँ सर, हम लोग है ना रट्टे पे चले जाते हैं। हमारा पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हमें अपनी इंग्लिश पे भरोसा इतना नहीं होता है। अंग्रेज़ी अच्छी कर लो, तुम्हारे सीए के 40% पेपर आसान हो गए। बाकी आते हैं सर मैथ्स। आपको मैं बता दूं, एग्जामिनर, कभी तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, कभी होता है ना यार, अम्मी अब्बू से किसी बात पे आपकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाए, फिर अम्मी इसके साथ, अम्मी ने कोई एक बात बोली, आपने एक जवाब दिया, आपने लॉजिकल जवाब दिया, फिर अम्मी ने वो एक और बात बोली, आपने उसका भी लॉजिकल जवाब दिया, फिर अम्मी क्या बोलती है? नमाज पढ़ी तूने? है ना?
अगर आप कहते हैं हाँ पढ़ी तो कुरान पढ़ा। ICAP भी यही करता है, तुमको लॉजिकली टेस्ट कर रहा है, अब तुम सही जा रहे हो ना, वो मैथ्स डाल देगा बीच में, FAR1 में मैथ्स डाल देगा, FAR2 में डाल देगा। कॉस्टिंग का तो पूरा पेपर ही उसने नाम, मैथ्स का पेपर है उसने नाम कॉस्टिंग रख दिया, आप समझ रहे हैं। तो ICAP भी यही करता है। तो मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि यार ये क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको पूरी CA की जर्नी बता रहा हूँ कि मेरी पूरी CA की जर्नी में मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, अंग्रेजी और मैथ्स, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि इंग्लिश प्लस मैथ्स अच्छी कर लो, सही है, इंग्लिश और मैथ्स। इस लैपटॉप पे मेरी आदत नहीं है लिखने की, मुझे अपना ही लगाना पड़ेगा, आज थोड़ा सा लगा नहीं पाए, सही है। चलें सर अब आ जाएं, बिफोर मैं आपको सिलेबस पे लेकर के आऊँ एक दो बातें और। सर इंग्लिश मैथ्स अच्छी करनी है, हम कोशिश करनी है क्लासेस पूरी लो, पूरी और साथ साथ देखो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे कोप नहीं कर पाते, अब मेजॉरिटी बच्चा किसमें होता है, ऑनलाइन में। लेकिन जब आप ऑनलाइन में भी हो फिजिकल को छोड़ करके, तो मेरा बच्चा आप लोग जो है उस ऑनलाइन क्लास को भी साथ साथ लो। मतलब ऐसा ना हो कि यार किसी घर में कोई इवेंट है, शादी है, 2 हफ्ते बाद क्लासेस लूंगा या लूंगी, साथ साथ लेट्स सी। मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह पीस ऑफ केक लगेगा जब आपको, अब FAR1 में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। किस बात का अंदाज़ा होगा आपको FAR1 में? आपको FAR1 में अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हम लोग जो है किस तरीके से लेकर के चल रहे होते हैं, ठीक है। तो FAR1 में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरीके से लेकर चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह FAR1 से बेस बनेगी बाकी वो कराने के लिए भी, ठीक है सर। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो सर ये हो गया। अच्छा इसके अलावा चीज़ों को लॉजिकली समझना है, रट्टा नहीं मारना है। स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल पेपर है, टीचर से पूछो सर ये IAS 16 में ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, सही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये बात आप किससे पूछोगे, टीचर्स से, सही है। अब आ जाए सर सिलेबस पे आने से पहले अब मैं आप बताता हूँ ICAP ने आपको पास क्या क्या चीज़ें आसान कर दी। आपको पता है ICAP ने एक चीज़ की है जिसको कहते हैं टेस्टिंग लेवल। क्या कहते हैं? टेस्टिंग लेवल। अच्छा टेस्टिंग लेवल पता है कितने? 3। कौन कौन से? T1, T2 और T3। अच्छा मुझे बताओ T1 का मतलब क्या है? T1 का मतलब है आपके पास लेस देन इक्वल टू 8 मार्क्स पूछेगा वो, सही है। एक टॉपिक, अब एक टॉपिक T1 है तो इसका मतलब क्या है सर? आप अगर अल्लाह ना करे वो पेपर ऐसे छोड़ के, कुछ ना वो छोड़ के भी जाते तो आपका कितने का एक्सपोजर है? 8 नंबर होगा। कितने का एक्सपोजर है? 8। T2 का मतलब क्या है? 20 मार्क्स। कितना पूछेगा वो? और T3 का मतलब क्या है? 20 से ज्यादा लेकिन लेस देन इक्वल टू 25। समझे? अब एक गुड न्यूज़ दूं, आपके सिलेबस में कोई टॉपिक T3 का नहीं है। मतलब आपके या तो मैक्सिमम एक सवाल कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। इससे ज़्यादा वैसे 20 नंबर का भी है कि बहुत रेयर हुआ कभी पूछा। उसका नॉर्मल जो बड़ा सवाल होता है 3 सवाल देता है, 18 नंबर के होता है, ठीक है। अब आते हैं सर एक और चीज़ भी है टेस्टिंग लेवल के साथ, पता है वो कौन सी है? प्रोफिशिएंसी लेवल। व्हाट इज प्रोफिशिएंसी लेवल? हाँ जी बताओ, क्या आपको इसको कितना पढ़ के आना है ना? तो प्रोफिशिएंसी लेवल पे आते हैं। अगर तो सर P1 है, क्या है? P1 है तो P1 का मतलब क्या है कि भाई और बहन तुम क्या पढ़ के आ जाओ? बेसिक्स। P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब है कि तुम चीते बन के आओ। क्या करके आओ? उस टॉपिक में ICAP गहराई में जाएगा, सही है। P3 का मतलब क्या है? कि आप वैशी बन के आओ। वैशी कौन होता है सर? जो पागल बोलता है भाई मैं कुछ भी पूछूंगा, किसी भी लेवल पे जाऊंगा, सही है। अब हमारे सिलेबस में टॉपिक्स कौन से हैं? P2 वाले, है ना सर? कौन से हैं? ICAP
P3 वाले भी नहीं रखता, और P1 पे भी शायद नादिर कोई टॉपिक डाल दे रहा है, P1 पे सब में चीता बन के आना है, ठीक है। तो आईकेप का माइंडसेट समझना है आप सर। हम अगर आप आईकेप का माइंडसेट समझ गए ना, यकीन माने सीए बहुत ज़्यादा। चलो अब तुम्हें एक और भी एक बात बताऊं, पीआरसी के पेपर हो गए तुम लोगे सबके? किस किस के नहीं हुए अभी देने? सही है सर। देखें पीआरसी जो है ना, ये बड़ी स्मार्टली स्कीम लाएगी। पहले एएफसी था ना। अच्छा, जब मैंने सीए किया था ना, मैंने सीए स्टार्ट किया था समझे 2009 के आसपास। तो सर उस टाइम पे ना मॉड्यूल होते थे, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, है ना, और कोई एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होते थे। हालांकि कंप्यूटर था उस टाइम पे भी, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं थे। तो मॉड्यूल लेवल पे लिखने वाले पेपर होते थे, अंग्रेजी का पेपर लिख करके हो रहा है। और सर आईकेप इतना जालिम था, उस पेपर में भी लोगों को फेल कर देता था। अब होता क्या था, बच्चे मॉड्यूल में आए, मॉड्यूल ए में फेल हो गए, बी शुरू किया, साथ में ए के कुछ पेपर दिए, फेल हो गए, 2-3 अटेम्प्ट लगाए, बोला यार तो सीए तो वाकई में सच कहते हैं बहुत मुश्किल है, मेरा तो कोई पेपर ही छोड़कर इसी सीए चले गए, इधर चले गए। आईकेप ने कहा ये तो लॉस ऑफ रेवेन्यू है। आईकेप ने कहा इसका कोई हल निकालना है, इसका कोई जुगाड़ निकालना है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका हल, इसका जुगाड़ निकालने के लिए पता है क्या किया? उन्होंने इसका जुगाड़ निकालने के लिए एएफसी लाए। अब बोला एएफसी लाओ और उसमें पास भी करो, ताकि ये खानदान में चौड़ा होता हुआ फिरे कि मैंने सीए के 4 पेपर निकाल दिए हैं। एएफसी में उस टाइम पे कितने पेपर होते थे? मतलब आपको प्रेस्टीज फील होगी ना यार, सर मैंने सीए के कितने पेपर निकाल दिए हैं? 4 पेपर। खानदान, अब खानदान वालों को थोड़ी पता कि एएफसी के, और जाते ही 4 पेपर निकाल दिए। फिर आपको इसमें 6-8 महीने भी लग गए हो। फिर आप कैफ में आए, और कैफ में, और अल्लाह ना करे किसी के पेपर ना निकले, लेकिन 1-1.5 साल तो वो लगाएगा। तो 1.5-2 साल बाद जब बंदा लगा देता है ना, फिर उसको लगता है कि यार पीछे जाना बहुत मुश्किल है। 6 महीने साल बाद बंदा भाग सकता है, 1.5-2 साल बाद तो बच्चा रुक जाता है सीए में, बच्चा सीए में रुक जाता है। तो आईकेप पीआरसी तो तुम आए नहीं, लाए गए हो, तुम्हें घेरा गया है। असल गेम नहीं, कोई मूवी शूवी होती है तो उसमें क्या होता है, शुरू में ऐसा नहीं होता कि 8-10 मिनट के बाद नाम शाम आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद सीरीज होती है। तुम लोग तो आजकल सीरीज वाले बच्चे हो। तो सर पीआरसी तक ये सीरीज के बाद नाम आना शुरू है। असल कब शुरू होगी फिल्म? कैफ से, है ना सर। तो कैफ का लेवल है। चलिए सर अब आते हैं, मैं आप लोगों को जरा आईकेप की वेबसाइट भी दिखा दूं। आप लोगों ने देखी भी तो होगी ना, लेकिन सर बहुत सारे बच्चे ना डिफरेंट चीज़ें ढूंढते। मैंने कहा आपको आईकेप की वेबसाइट पे लेकर के जाते हैं हम, और आईकेप की वेबसाइट पे गए हमने कहा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम पे आते हैं। आपका जैसे तो स्कोप स्टडी रिसोर्सेज में चीज़ें होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं एजुकेशन स्कीम है 2025, या तो इसने यहाँ पर डाली हुई होंगी चीज़ें, अगर यहाँ बुक्स नहीं डाली हुई हैं तो फिर हाँ, फिर इसने सकता है स्टडी रिसोर्सेज में चीज़ें डाल दी हैं। देख रहे हैं स्टडी रिसोर्सेज में आपके पास डिफरेंस है। आप कैफ पे आ गए, आप कैफ पे आए, बट इसने कैफ में अभी भी इसने अपडेट नहीं की ये चीज़ें। ओ हो। तो एजुकेशन स्कीम 2025 इसमें डाला हुआ है, देखें। हाँ, आईकेप की वेबसाइट स्टडी रिसोर्सेज के अंदर अलग से टैब आ रहा है। हालांकि अब आईकेप को अपडेट कर देना चाहिए, वो नहीं किया 1-2 दिन स्टडी रिसोर्सेज का, ठीक है। आप इस पे गए, सही है। अब आप इस पे गए, इसमें आ गया कैफ। आप कैफ पे आप किस पे आ गए? कैफ 1। कैफ 1 की क्या आ गई? बुक आ गई आपके पास। तो ये कैफ 1 की स्टडी टेक्स्ट होगी, सही है। ये कैफ 1 की स्टडी टेक्स्ट है। अब देखें ये मेरा जो CRN आ रहा है ना, मेरा है, सही है। हालांकि मुझे पास आउट हुए 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अब आईकेप को देखें, आईकेप ने कहा नहीं सर आपका हम CRM रखेंगे, सही है। अब मेरा मेंबरशिप नंबर है, उसूलन वो खुलना चाहिए, लेकिन आईकेप इज सो गुड कि वो बोलता है नहीं सर हम आपका रखेंगे, है ना सर। आ जाए। अब सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास अब कंटेंट आ रहा है, सही है। ये आपके पास क्या आ रहा है सर? कंटेंट आ रहा है। बल्कि हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको अपने पास सॉफ्टवेयर में ही खोलते हैं। यस, मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको सिलेबस में क्या चेंजेस आई हैं। आ गया भाई, आ गया।
सर FR2 से जो टॉपिक्स वो शिफ्ट किए तो वो मुश्किल टॉपिक शिफ्ट किए फिर आसान टॉपिक शिफ्ट किए? मेरे हिसाब से तो आसान शिफ्ट किए। आ जाए सर, आ जाइए। आपको सबको नज़र आ रही है ना स्क्रीन? चलें सर, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले बताता हूँ सिलेबस में चेंजेस क्या हैं, ठीक है? तो सर सिलेबस में चेंजेस हैं। सिलेबस के अंदर जो एडिशंस हैं उनको मैं जो है अपने पास आपको मार्क करवा रहा हूँ। ये है चैप्टर 6 इंटेंजिबल एसेट्स। ये कहाँ से आया है? फ्रॉम FAR2। सही है। और इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? 2 है, अभी वो भी हम देखेंगे, ठीक है? इसी तरीके से ये भी कहाँ से आया है? FAR2 से। फिर आते हैं सर, ये भी FAR2 से आया है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपके पास था, ओल्ड स्कीम में था, वहां से फिर से इसको डाला है। इसको प्यार से क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री। अब सर जरा सुनिएगा, आपके पास 4 नए टॉपिक हैं। कितने टॉपिक नए हैं? 38, 41, IS1 और सिंगल एंट्री, ठीक है? और आपके पास जो है एक टॉपिक जो था पहले वो थोड़ा हैवी था, NPOs, उसको उसने हल्का कर दिया। उसका खाली एक पोर्शन रखा है, एक मेजर पोर्शन उसने उड़ा दिया। फिर एक टॉपिक था करेक्शन ऑफ एरर, उसको उड़ा दिए। सही है। फिर आपके पास जो है EPS और रेशियोज 2 टॉपिक थे, हैवी टॉपिक थे, वो उसने कहाँ डाल दिए? FAR2 में। फाइनल अकाउंट्स FAR2 से। अब सर आ जाए, मेरा और काजी का डिवीजन क्या है, मैं बता दूं आपको। मैं आपको अपने टॉपिक्स बता देता हूं। ये HK, ये HK, ये टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद 4 से लेकर 7 तक ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये मैं पढ़ा दूंगा या काजी कोई भी। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं तो देखा जाए तो टोटल हमारे पास 14 चैप्टर हैं। 14 में से 7 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और बाकी चैप्टर्स कौन पढ़ाएंगे? सर काजी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हैवी कवरेज के हिसाब से जो हैवी टॉपिक्स है उनमें से 2 मेरे पास है, 38 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और 4 टॉपिक्स हैवी मतलब जो है T2 वाले, वो किसके पास है? सर काजी के पास है, ठीक है? तो बेसिकली ये है सिलेबस की कन्वर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ होती है, ये चाहे तो बच्चे लोग चाहें तो इसको कॉपी करना चाहें, वैसे आपकी बात बुक में मौजूद है, आपको पता भी चल जाएगा। एक टॉपिक लिख लें कि मेरे टॉपिक, मैं IS वाला बंदा हूं तो यूजुअली आई फोकस्ड ऑन ISS, ठीक है बच्चों? तो बेसिकली ये टॉपिक्स वो हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है? ये टॉपिक्स 7 टॉपिक मैं कराऊंगा, बाकी कौन कराएंगे? सर उमर काजी। अब आते हैं सर, एक चीज़ और भी होती है, वो होती है ग्रेड। पता है आपको ग्रेड क्या होती है? IK अपने स्कोप ऑफ स्टडीज डाले हुए, उसके अंदर ग्रेड, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है। तो आए सर अब ग्रेड की तरफ जाते हैं हम, फिर से IK की वेबसाइट का रुख करेंगे। अच्छा, इसके बाद ग्रेड हमें मिलेगी आई थिंक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम, एजुकेशन स्कीम 2025 के अंदर। इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर होंगे, लेट्स सी उधर डाली हुई है। और एक चीज़ होती है स्कोप ऑफ स्टडीज़, उसमें डालता है ये कभी कभी इधर ही डाल देता है। नहीं, इसमें नहीं है। स्टडी रिसोर्सेज पे हम गए, कैफ स्कोप ऑफ स्टडीज। आ जाए सर स्कोप ऑफ स्टडीज। अब ग्रेड पे आएंगे। ग्रेड को सर बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, लेकिन पिछली दफ़ा तक ना मैं कहता हूँ IK स्टूपिड हुआ था, उसने ग्रेड ऐसे ही बनाई थी कि बच्चे के मज़े थे। अब IK अपने, अच्छा वैसे जो सिलेबस डिवाइस हुआ है नया सिलेबस, उसमें मैं भी था, तो IK की तरफ से भी लोग थे, एग्जामिनर भी थे, सही है, तो वो भी थे। तो IK ने उस टाइम पे इनकी कोशिश ये थी कि बच्चे को पकड़ लें, बच्चे को क्या करें। अब आ जाएं सर, ग्रेड के 3 हिस्से हैं आपके, ये आपको नज़र आ रहे हैं।
सही सर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लोज एंड चेंजेस इन इक्विटी, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आप देखें इसने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डाला है, ठीक है, इसने बैलेंस शीट P&L डाले हैं, सिंगल एंट्री डाला है, NPO डाला है, और इस ग्रिड के अगर मैं जाऊँ ना हमारे इसके ऊपर, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स डाले। मैं ग्रिड के आगे नाम लिख देता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे उसके लिए। तो हमने कह दिया कि सर इसने जो है ये ग्रिड A है, ये भी ग्रिड A है, ये भी ग्रिड A है, ये भी ग्रिड A है, सही है। और अंडरस्टैंडिंग, हाँ बस ये 5 चीज़ें इसने किस में डाली हैं, ग्रेड A में। फिर मैं आपको बताता हूँ सर, हम इसमें ग्रेड B, ग्रेड A देख रहे हैं आपके भाई, ग्रेड A मैंने इसके एक आगे A लिखा है, B में आपके पास कैश फ्लो आ गया, B के अंदर आपके पास जो है चेंजेस इन इक्विटी आ गया, और B में आपके पास एरर आ गया, सही है। अब सर देख लें, अब मैं आपको बताता हूँ 3 टॉपिक हैं, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और एरर, मतलब अकाउंटिंग या ये सेट जिसको हम कहते हैं। ये 3 टॉपिक मिला करके IK भैया के हिसाब से कितने के आएंगे, अगर आप देखें तो 20 से 30 नंबर। और इससे पहले ऊपर वाले ग्रेड A के टॉपिक कितने के आएंगे, 30 से 40। ग्रेड A में याद रखना है कि सर कितने टॉपिक हैं, हमने कहा सर ग्रेड A के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक IK अपने डिफाइन किए जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। अकाउंटिंग फॉर NPOs, सही 5 नहीं 4, जो आपके इसमें NPOs इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, IS 1 मतलब जो प्रिपरेशन फाइनेंशियल बैलेंस शीट P&L, और आपके पास 15 मिनट 20 मिनट का एक टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। B के अंदर 3 टॉपिक हैं, और बाकी जो टॉपिक हैं सर कौन से टॉपिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टॉपिक पता है कहाँ तक है, ये किस में आएंगे, ग्रेड C में। तो ग्रेड C का मेजर पोर्शन आप लोग किसके साथ करेंगे सर, मेरे साथ करेंगे। ग्रेड C का एक IS 16 सर उमर के साथ करेंगे, ग्रेड A और B वो किसके साथ करेंगे, सर उमर काजी के साथ, है ना सर। तो बेसिकली अब आ जाएं, टेस्टिंग लेवल भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसने P1 का टॉपिक डाला है कि अंडरस्टैंडिंग, पर ये फाइनल अकाउंट्स का एक छोटा सा पार्ट है, ये आपको सर काजी बता देंगे, उसका है P1। बाकी अगर आप देखेंगे तो सारे P2 हैं। तो प्रोफेशनसी लेवल तो P2 है, टेस्टिंग लेवल पे आते हैं, टेस्टिंग लेवल पे आते हैं, हमने कह दिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क T1, बड़े टॉपिक T2 वाले, इसको अभी मार्क भी करेंगे। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, NPO किस में डल गया है, ये पिछले अटेम्प्ट तक किसमें था, T2। क्यों सर, क्योंकि सर पहले ये ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, अब ये हल्का, इसका जो मेजर पोर्शन था ना वो खतरनाक वाला पोर्शन हटा दिया सर काजी, आपको बताएंगे। चले सर अब आगे आते हैं हम, फिर आए, अब आ जाए सर चेंजेस इन इक्विटी T2, IS 8 पहले भी T1 था, और कैश फ्लोस T2। इधर देखते हैं हम कि सर इंटेंजिबल्स T2 और PP T2, इंटेंजिबल्स T2, सही है, बोरिंग कॉस्ट T1, गवर्नमेंट ग्रांट, और हमने कह दिया आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी T2, है ना। अब आ जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए पेपर के अंदर ना सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन T2 वाले टॉपिक को अगर हम एक जगह कर लेना कि भाई हमारे पास T2 वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं ना, सर हमारे पास टेस्टिंग लेवल 2 वाले टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अब हम आए, हमने कहा सर टेस्टिंग लेवल 2 वाले टॉपिक जो है हमारे पास कौन कौन से हैं उसके हम लिस्ट कर लें। तो सबसे पहले सरकाजी का है IS 16, फिर
IAS 38 लिख लेते हैं, पहले ISS लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है ना। ये T2 वाले टॉपिक में अलग से क्यों लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं हम फाइनल अपना IAS 1 जो कि आपके पास है बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आपके पास है कैश फ्लोस, उसको IAS 7 कहते हैं वैसे। फिर आपके पास है चेंजेस इन इक्विटी, और फिर आपके पास है हमारे पास इनकम्प्लीट। अब सर बड़े गौर से सुनिएगा, ये वो टॉपिक है ना, अभी टोटल 14 टॉपिक हैं। ये टॉपिक कितने बने हैं? 7। कितने टॉपिक बने ये? सर ये 7 टॉपिक मैं आपको अभी पेपर में लिख करके आज दे रहा हूं कि पेपर का 75 to 80 नंबर बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 75 to 80। अब आप समझ रहे हैं स्मार्ट स्टडी शुरुआत। अगर आपने 75 to 80 नंबर, अब मैं आपको इसमें से भी एक और स्मार्ट स्टडी की बात बताऊं। सर इन दोनों में से हमेशा कैश फ्लो और चेंजेस इन इक्विटी, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हमेशा एक बड़ा सवाल आएगा 18 से। क्यों सर? इनकी ग्रेड 1 है। ICAP ने देखे ग्रेड का मतलब समझे मेरा चंदा। देखें सर, ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर ICAP भैया हमें ये बोले हैं, क्या बोले हैं सर, कि अगर कैश फ्लो चेंजेस इन इक्विटी ग्रुप बी में, ग्रेड बी में इनको डाला था ना हमने, कि यार इनसे मैं सवाल पूछूंगा 20 से 30 नंबर का, तो लाजमी एक से बड़ा सवाल पूछेगा। बड़ा सवाल ICAP की जबान में स्टार्ट हो जाता है 10 नंबर से, 8 से ऊपर, और जाता है 20 नंबर तक। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको आज पहली क्लास में बता रहा हूँ कि भैया 75 to 80 है इन टॉपिक से, तो इनको तो भैया ऐसा, मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी आपको हिंट बताता हूँ, मैंने पूरे CA में यही किया। अच्छा, हमारे टाइम पे ना बुक्स थी, ना ये थी, ना इतनी अच्छी ग्रिड थी, लेकिन पास्ट पेपर का एक ट्रेंड होता है ना, तो मैंने उस ट्रेंड से आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने आइडेंटिफाई किया अपने टाइम पर। देखिए, मैं जिंदगी में एक बात आपको कहता हूं कि CA जो है ना, CA आपका स्मार्ट स्टडी का नाम है। गधों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो CA के अंदर मैंने अपने टाइम पे एनालाइज किया कि यार पूरे सिलेबस में से ICAP का ट्रेंड देखूं तो ये 15 चैप्टर होंगे, 4-6 चैप्टर ऐसे हैं जो पेपर का 60 नंबर बना रहे, मैं उनको फोकस कर लेता था। बाकियों का भी करता था, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा किसकी कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार पेपर का मेजॉरिटी किससे आएगा। आज मैंने आपको बता दी 75 से 80 नंबर पेपर के कहाँ से निकलेंगे, इन टॉपिक्स में से। कैश फ्लो इक्विटी मिला करके 25 नंबर आराम से। 16 के ऊपर ICAP का पास्ट ट्रेंड रहा है कि 16 नंबर उसके ऊपर देता है। 41 तो सर ये हो गए, है ना सर। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, IAS 1 है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि आप रखेंगे बड़ा सवाल बनाएगा वो। तो सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड IAS 1 में से भी बड़ा सवाल बन रहा है, उसमें 75-80 नंबर तुम्हारे अगर ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो बाकी जो टॉपिक है वो कितने करेंगे, 20 से 25 नंबर। तो मेंटली अपने आप को इतना स्मार्ट बनाओ कि ऑटोमेटिकली फोकस, और हर पेपर में ये बना लो। टीचर ग्रेड डिस्कस ना करे ना करे, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, आपने ग्रेड जरूर देखनी है और टीचर से पूछना है कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्या आएगा। कोई सवाल था? नहीं, ये सब मिक्स है इसके अंदर तो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेड के हिसाब से भी, अभी हम ग्रेड भी देख लेते हैं। इधर है सर, अगर हम ग्रेड देखें ना, तो ग्रेड A देखें, अगर हम बोल रहे कि भाई इसमें देखें T2 के ना ग्रेड A में 2 ही टॉपिक हैं, फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन दोनों में से किसी एक पे बड़ा सवाल जाएगा, उस ग्रेड में से एक बड़ा सवाल बनेगा, इन दोनों में से एक बन जाएगा, बाकियों पे छोटे छोटे बनेंगे। फिर आ जाते हैं चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, कोई एक बड़ा सवाल देगा, है ना। फिर यहाँ पर ग्रेड 3 में 3 टॉपिक बचते हैं आपके पास T2 के, 38, 16 और 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उनमें से बड़ा सवाल। तो जो मैंने सारे बड़े टॉपिक लिखे हैं, मकसद क्या है, ऐसा नहीं कि किसी बड़े टॉपिक पे बड़ा सवाल नहीं दे रहा तो उसके ऊपर फिर छोटा सवाल भी नहीं दे सकता, छोटा सवाल देगा। पास में चीजें होती नहीं, तो सर आपको मैं बता नहीं, ये टॉपिक मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पहली क्लास स्मार्ट स्टडी 75 से 80 नंबर। क्लियर है हम यहाँ तक? यहाँ तक किसी का सिलेबस से कोई सवाल है आपकी? जी सर,
मैंने पढ़ा था कि ICAP जो न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करता है, जब पहली दफ़ा टेस्ट होता है तो वो सिर्फ T1 के लेवल पे आते हैं, तो IS 38 और इनकम्प्लीट रेकॉर्ड्स, फिर हमारी दफ़ा में अगर पहली दफ़ा टेस्ट हो रहा है तो फिर कम मार्क्स करेंगे। यूजुअली ICAP का ट्रेंड है कि पहली दफ़ा T1 में आता है अब, और ये पास्ट में होता रहा है। अब हम इसका मॉडल पेपर देखेंगे और ICAP से एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ICAP ने कहा था T1 में आएंगे, लेकिन मतलब वेटेज हल्की होगी, लेकिन एंड में ICAP ने कह दिया कि नहीं इसकी बढ़ जाएगी। सही है, तो हम इसकी तैयारी तो ऐसे ही करेंगे जैसे कि T2 लेवल पे, ताकि ICAP एंड में कोई सरप्राइज़ भी हो। और इसकी देखें जो ICAP का स्टडी टेक्स्ट में कंटेंट है ना, वो भी सारे का सारा क्या है, T2 का ही है। तो हम उसी तरीके से करेंगे कि यार इसके ऊपर बड़ा सवाल ही आएगा। और अगर अभी नहीं भी आए तो देखना ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 38 16 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा, वो आएगा। और 38 और दिमाग में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर ये सलाहियत है कि 8 नंबर का भी सवाल आए तो आपको हिला सकता है। अब आते हैं, कोई और सवाल किसी का? पहले पेपर में कितने लोग आते हैं? 3 लॉन्ग आते हैं, तो 3 लॉन्ग आते हैं, ये फिक्स है। लॉन्ग मतलब 15-18 नंबर तक सवाल। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेपर में जो लॉन्ग आएंगे 3, एक एक्सपेक्टेड यूजुअली IS 16 होता है। इस अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड है कि आपके पास शायद जो है दूसरा लॉन्ग आपके पास जो है कैश फ्लो का आ जाए, तीसरा लॉन्ग बाकी टॉपिक्स में से हो सकता है, लेकिन लेट्स सी ICAP के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन 3 लॉन्ग आएंगे 18 नंबर का, 16 का तकरीबन लॉन्ग मिक्स आता है। वजह क्या है कि 16 के साथ वो बाकी छोटे स्टैंडर्ड की भी एक आध एडजस्टमेंट डाल देता है, ठीक है। तो पेपर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि ICAP की वेबसाइट पे हम जाते हैं और ICAP ने मॉडल पेपर भी डाला हुआ होगा, इसका डाला ही नहीं डाला, नए पेपर्स का तो डाला हुआ है, ये भी चेक करते हैं हम। नहीं डाला हुआ है, आ जाए। लेकिन ये मेरे ख्याल में ICAP का मॉडल पेपर 20 अक्टूबर 2021 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ये तो पुराना सवाल है। ICAP ने पुराना ये मॉडल पेपर ना, ICAP क्या करता है, जैसे जो नए पेपर आए हुए हैं, सही है ना। अच्छा, हम कहीं दूसरे हाल उसमें तो नहीं है, हम न्यू स्कीम पे जाते हैं, एजुकेशन स्कीम में, उसमें देखते हैं। ICAP अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें दे रहा है बच्चा। हम आए, हमने कहा कैफ में FAR 1 में, अभी उसने नहीं डाला है, लेकिन मॉडल पेपर वो इशू करेगा जब ICAP देखें, जब भी सिलेबस में चेंज होता है ना, तो ये भी और 3-4 टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं, तो ICAP मॉडल पेपर भी डालता है। अभी इसका नहीं डाला है, तो जैसा नया पेपर आ रहा है डेटा वाला, जिसकी इंशाल्लाह पहली क्लास जुमेरात को हम लेंगे, उसका अगर आप देखेंगे तो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है ना, कि वो बेसिकली टीचर्स को आइडिया देने के लिए कि यार तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। पहली अटैम्प्ट में स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक दोनों होती हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टडी टेक्स्ट ही आपकी आ रही होती है, वो मिक्स कर देता है दोनों को, ठीक है। चलिए सर, कोई और सवाल नहीं? तो चलिए सर, अब हम आते हैं क्लास के एंड की तरफ। आज की क्लास के मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों के साथ स्टार्ट जो है वो सर उमर काजी करेंगे। मेरी जो एंट्री होगी ना, वो मेरी एंट्री आपके साथ होगी मेरा बच्चा आफ्टर 2 हफ्ते। कितने टाइम बाद मेरी एंट्री होगी आपके साथ? 2 हफ्ते भी नहीं, सॉरी, बल्कि महीने से शायद ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि सर काजी आते हैं, वो पहले आ करके IS 16 वगैरह की बेस बनाते हैं आपकी। जब एक दफ़ा वो 16 की बेस आपकी बन जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद मैं आता हूँ और मैं चीज़ें करवा रहा होता हूँ। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर, हर क्लास में जो मेरी क्लास होगी उसमें हम रिवाइज़ करेंगे पिछली पूरी क्लास को, सही है ना, इररिस्पेक्टिव को। जैसे आज ओरिएंटेशन, इसको भी रिवाइज़ करेंगे। क्लास शुरू हुई तो मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तकरीबन माशाल्लाह 15 साल का, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का, 10 साल से 11 साल का अब तो हो गया माशाल्लाह, CA टीचिंग। वैसे तो पता नहीं कब से। फिर आ जाए सर, इसके अलावा जो है मैंने आपको जो है बताया कि सर ICAP में बच्चा फेल क्यों होता है, क्यों फेल होता है बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि सर प्रैक्टिस पूरी नहीं करता है। बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरी नहीं। तो एंड में जो सबसे टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कि हम क्लास में आपको सिखाएंगे कि कैसे मार्क्स निकालने, हर सवाल में से पासिंग मार्क्स निकालने। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया कि CA को आसान करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अंग्रेजी और मैथ्स को
बहुत अच्छा कर लेना है। सर फिर हम मज़ीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ाया, हमने फिर देखा कि सर आपके पास टेस्टिंग लेवल 3 होते हैं, T1, T2, T3। आपके सिलेबस में कोई भी T3 नहीं है। T2 का मतलब होता है 20 नंबर मैक्सिमम, वो उसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं, 7, सही है। और T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 नंबर, बाकी जो आपके 7 टॉपिक हैं वो किस में आ रहे हैं, T1 में। फिर हम मज़ीद आगे बढ़े और मज़ीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर, हमने इसके बाद ग्रिड में देखा क्रेडिट के हिसाब से कौन कौन से ग्रिड्स इंपॉर्टेंट हैं। कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, इस दफ़ा लाजमी एक पेपर आपका क्वेश्चन बड़ा इस पे आएगा। इसके अलावा बाकी जो हैं इन 3 में से किसी एक पे बड़ा क्वेश्चन आएगा और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और प्रिपरेशन ऑफ FS में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आगे क्लास के अंदर एक चीज़ हमेशा मैं करता हूँ, वो होता है एंड में स्टोरी टाइम। अच्छा, स्टोरी टाइम क्या होता है? स्टोरी टाइम ये होता है, देखिए एक तो होता है कि आप लोग ये बातें जो कर रहे हैं दैट इज समथिंग अलग से सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं, कुछ और जिंदगी से रिलेटेड, ओवरऑल CA के रिलेटेड कोई भी चीज़। तो आज मैं बात ही करूँगा कि सर स्टोरी टाइम में आज हम बात करेंगे कि सर CA के अंदर ही एक चीज़ कि बच्चा जो होता है ना उसके दिमाग में एक डर होता है, खास तौर पे मिंटर वालों के दिमाग में डर होता है कि पता नहीं यार पेपर कैसे चेक होते हैं, क्या होते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, ICAP के पेपर बहुत तमीज़ से चेक होते हैं। हर चीज़ को नज़र में रख के आप गलती से क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाएं, वो खुद डाल करके उसके मार्क्स आपको देगा। समझ रहे हैं? ये सब नहीं होता इंटर की तरह के बाहर में जाए बच्चे ने नहीं लिखा काटो, वो करेगा। हाँ, एक एक कॉपी के ऊपर यूजुअली 2-2 चेकर्स होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताऊंगा ना, जो मेरे साथ CA जर्नी में जो मैंने रिस्क लिए, देखें मैं फितरतन थोड़ा सा इस किस्म का आदमी को मैं रिस्क ले लेता हूँ, तो अब रिस्क लिए और मैं आपको वो कामयाब हुए। सर मुनीर ने भी आपकी क्लास ली होगी टैक्स की, है ना। टैक्स की पहली क्लास में सर मुनीर ने बताया होगा कि एक न्यूमेरिकल का सवाल आता है बिजनेस के ऊपर, सैलरी के ऊपर, किसी एक के ऊपर आ रहा होता है ना। हमारे टाइम से आ रहा है 25 नंबर का आता था, मेरे ख्याल में अब 20 का हो गया, सही है। तो हमारे टाइम में 25 का आता था। अब मैं पहला सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें अगर आपने बीच में एक फिगर गलत ले ली ना, किसी भी सवाल में आपको आइडिया होगा, नॉर्मल भी कोई सवाल तो आंसर गलत आएगा। बीच में मैंने एक फिगर गलत ले ली, अब आंसर आगे सब कुछ आगे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आसान मियाँ आपने तो एक फिगर गलत ले ली है। अब मैं उसको सही करता ना तो मेरी सारी फिगर्स चेंज होती। 25 नंबर का सवाल पे ऑलरेडी मैं 55 मिनट्स लगा चुका था। मतलब यार 25 नंबर का सवाल पेपर में मैक्सिमम 40 मिनट में हो जाना चाहिए, 55 मिनट में 10-15 मिनट ऊपर चल रहा हूँ। अब मैं क्या करता, मैंने स्टेरिक डाला जो फिगर गलत थी उसके आगे ना, और उस स्टेरिक को नीचे एक्सप्लेन किया। देखा है ना तुम लोगों ने स्टेरिक, वो जो मैसेज से बना देते हैं, है ना। फिगर सपोज करो 300 आ रही है, स्टेरिक डाला, फिर स्टेरिक को नीचे एक्सप्लेन किया और नीचे मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा आई हैव आइडेंटिफाइड दैट आई हैव टेकन दिस फिगर रॉन्गली, करेक्ट फिगर शुड बी दिस, बट सिंस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट करेक्टिंग इट। अब ये मैंने लिख दिया अपने दिमाग से। मैं कहा भाई मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर रहा। हाँ, मार्क्स नहीं काटना, देख फिगर ये होगी, सही है ना। अब आगे बढ़ गया मैं, पेपर भी हो गया। गलती ये कि बाहर निकल के ना दोस्तों को बता दिया मैंने कि यार मैंने ये हरकत किया। उन्होंने तो डरा दिया, क्योंकि हम सारे इंटर बड़ा भाई पागल हुआ है, इंटर बैकग्राउंड के बता भी ना भाई, उसको तो बहुत गुस्सा आ गया होगा चेकर को, तू तो गया, मतलब भाई इतना चौड़े में चल रहा है, आई एम नॉट करेक्टिंग इट। अब मेरा रिजल्ट तक है ना, आप यकीन माने रिजल्ट आया तो मैं पास था, रिजल्ट आया तो मैं पास था। ईमान भरा कि यार ये चेक सही करता है, सही है। चलो मैंने कहा हो सकता है टैक्स में फिर भी बाकी भी मैंने पेपर सही किया था तो हो गया होगा, लेकिन कॉस्टिंग के पेपर में आते हैं, कॉस्टिंग का पेपर जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया है, आप यकीन करें मेरा बच्चा, मैं उसमें आ रहा हूँ। अब उसमें ना 82 नंबर का पेपर मैंने बहुत अच्छा कर लिया। 82 नंबर का पेपर मैंने बहुत अच्छा कर लिया। अब 82 नंबर का जो है ना पेपर अच्छा करने के बाद अब आप सोचें कि यार एक टीचर ने 82 नंबर का पेपर अच्छा किया हो तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मतलब टीचर एक बच्चे ने अच्छा नहीं किया था बल्कि वो पास हो जाएगा। मेरा 82 नंबर का ऐसा हुआ था कि मैं आपको आज हल्फियन कह सकता हूँ, उस 82 में से मेरे 45-46 से ज़्यादा नहीं बन रहे होंगे। वो पेपर इतना मुश्किल था ना, इतना मुश्किल था कि जब पेपर
मैंने देखा ना उस टाइम पे, आपको पता है एक में बैठे होते हैं, 2 CRP आगे पीछे होते हैं, जैसे इंटर में होते थे ना। मैंने पीछे मुड़ के अपने दोस्त को एक इशारा किया, उस इशारे का मतलब होता है कि आज तो वाट लग गई, लड़के समझ जाएंगे, सही है। तो मैंने कहा आज तो वाट लग गई। अब ये मुझे एक डर ये भी रहा कि उसने कैमरे में नहीं देख लिया कि ये क्या कर रहा है, सही है। लेकिन मुश्किल पेपर था, 82 नंबर का मैंने पेपर किया और मैंने देखा घड़ी में टाइम 4 मिनट रहते हैं। कितने मिनट रहते हैं? और 18 नंबर का सवाल रहता है। मैंने कहा यार अब क्या करूं, 4 मिनट में मैं उल्टा भी लटक जाऊं तो 18 नंबर का सवाल। मैंने सवाल पढ़ा अच्छे से सवाल पढ़ा। अब मैंने लिखना शुरू किया, आंसर नंबर डाला, पता नहीं कौन सा जो भी आंसर था 3 4, और मैंने लिखा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम and this is the last question I am attempting and I have hardly couple of minutes, hence I am not solving it mathematically but I know how to approach the solution. What are the technical points? Below is the step-wise solution guidance for this question. लिखना शुरू कर दिया, फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट वी विल कंप्यूट दिस स्टेप 2। इतने में शायद घंटी बज गई उसकी ना। 6-7 स्टेप लिख लिए कि भाई पहले ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये, समझ रहे हो, ये चीज़ मुश्किल है, इसके लिए ये करूंगा। निकाली नहीं, वो पेपर लेके चला गया। अब मैंने कहा यार ये डू और डाई है, अगर इस सवाल से 3-4 नंबर मुझे नहीं मिले तो मेरा वो पेपर नहीं निकलेगा कॉस्टिंग का। रिजल्ट आया तो मैं उसमें भी पास था। तो मैंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा है जो भी चेक करता है। मैंने कहा यार ये देख करके कर ले, मतलब यार आपस की बात है और देखो ना लॉजिकल है यार। अब आप खुद सोचें, आज आप चेकर हैं, आज आप एक चेकर हैं, अब आपको पता है यार, और आप खुद इस स्टेज से गुजरे हैं। मेरा दिमाग होता है खुद भी, तो टाइम कम होता है और एक बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया उस सवाल में, या मुश्किल से स्टार्ट किया अटेम्प्ट करना, एक आध फिगर निकाली, उसके एक आध नंबर होंगे। लेकिन एक बच्चे ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि पूरा मुझे आता है, टक 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 ये चीज़ें, तो आप ज़्यादा नंबर किसको देंगे? जिसने कॉन्सेप्ट समझाया है। आप देखें ना आपका पर्पस क्या है, चेक यार बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हो। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं, ICAP के जो है ना एक चीज़ होती है, हम अभी वेबसाइट में जाते हैं, अगर अभी ये ओपन है तो हम वेबसाइट में गए, इसमें तो नहीं होगा, पुराने वाले उसमें होगा। कहाँ गया ICAP की वो, अगर हम वेबसाइट में जाए ना और स्टडी रिसोर्सेज के अंदर जा कर के, नई वाले में नहीं, हमें एजुकेशन स्कीम में नहीं जाना है हमें। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग दिमाग जो है ना, वो ICAP बहुत दयालु इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हाय हम मार्किंग प्लान। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई होगी, कोई भी पेपर खोलते हैं, स्प्रिंग 25 का खोल लेते हैं, ये ऊपर के पढ़ रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है, द मार्किंग स्कीम इज गिवन एज अ गाइड, मार्कर्स अवॉर्ड मार्क्स फॉर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू अ क्वेश्चन एंड रेलिवेंट वेल रीजन्ड answers comments. Moreover, available marks in the answer may exceed the total marks of a question. देखो उसने कहा एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं पेपर के अंदर। तुम्हें लग रहा है कि पेपर 100 नंबर का हो सकता है 110 नंबर का हो, कभी कभी दिखाने के लिए 100 करता है, लेकिन पीछे उसको पता होता है कि सवाल मैंने लेंदी दे दिया तो उसके नंबर ज़्यादा रखता है। तो यार ICAP की चेकिंग से दिमाग बना लो और ज़िंदगी में याद रखो, मेन मकसद एक कॉन्सेप्ट लेना, लॉजिकली ये सब चीज़ें। हाँ एक आखिरी में मैं एक्सरसाइज करूँगा जो मैं वैसे तो शुरू में करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा आखिरी में कर लेते हैं फिज़िकल वाले बच्चों के साथ, सही है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर चाहें तो मेरा आप लोग नोट कर सकते हैं। और वो एक चीज़ है बिफोर हम ख़त्म करें क्लास, 0332246818 वो मैं करूँगा कि मैं हर बच्चे को कहूँगा कि अपना ब्रीफली, वैसे तो खैर मुझे नाम कम याद रहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे और ये बता दे कि आज से आफ्टर सी ये क्या करना चाहता है, पाकिस्तान में रुकना चाहता है, पाकिस्तान से बाहर, और अगर बाहर जाना चाहता है तो कहाँ जाना चाहता है। हाँ भाई यहाँ से शुरू करते हैं, नाम और आफ्टर आर्टिकल्स
पाकिस्तान में आने जाते हैं, सर्व करेंगे। पाकिस्तान में सर्व करेंगे, ओके माशाल्लाह जी। सर वो नाम है और फिर इसके बाद बाहर बाहर जाना है। My name is Joseph Farooq and after my articles, most probably I will be in Pakistan and like just solve some core issues. कोर इश्यूज एंड व्हाट आर दे? Like सबसे पहले तो ये कि like इंटरेस्ट डिबा माशाल्लाह, के like पाकिस्तान में जो ये नियत होनी चाहिए कि यार मैं मुल्क के ना सूद को ख़त्म करूँगा तो आपका जितने भी ना सब सवाब बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा कैफ के बाद एसीसी का प्लान है। कैफ के बाद ACCA है? अच्छा, मतलब फर्म में जाना चाहते हो? नहीं, कैफ के बाद एसीसी। कैफ की बेसिस पर फर्म? जी। आउट ऑफ कंट्री बच्चे ज़्यादा है। सऊदीया? बस नाम क्या है? अब्दुल। US फैमिली है उधर? लंदन। आउट ऑफ जी। दुबई। माशाल्लाह देखा जाए तो एक आदमी के अलावा सभी बाहर जाना चाहते हैं, सही है। चलिए सर, अगर बाहर जो जिनको जाना लेकिन बाहर जा रहे हैं ना, तो मैं बताऊँ एक मैं आपको एक बता दूँ, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। फैमिली मेम्बर कोई बाहर है ना आपका, तो आप बाहर जाना इज क्वाइट मोर इजी देन जॉब रूट। जॉब रूट पे जाना आहिस्ते आहिस्ते दुनिया भर में आफ्टर दिस AI थोड़ा कम होता जाएगा। हाँ, फैमिली मेम्बर है तो अभी से आप करें। दूसरी बात, जिन बच्चों को मैं आपको एक देखें मशवरा होता है ना, बाहर जाना है ना, तो बाहर जाने के लिए अगर तो उनको मिडिल ईस्ट सऊदीया साइड जाए तो सी इज़ गुड, लेकिन अगर उनको यूरोप साइड पे जाना है, US में जाना है, यूरोप वाले खास तौर पे सोचें जिनको यूरोप साइड पे जाना है, तो उनको ACCA करना भी विक एज दे देगा। आखिरी चीज़, US साइड पे जाना है तो CPA, सही ना। US में ACCA को तो अच्छा US मानता ही नहीं, पता है आपको। ACCA को तो बोलते तुम छोटी डिग्री हो, साइड में हो, अब नहीं मानता, लेकिन CPA को वो मतलब CPA US, सही ना, तो वो मानते CPA US के पेपर होते हैं दुबई में। हाँ, एक पेपर देना पड़ता है CA करने के बाद, लेकिन ये चेंज इसकी वहाँ पर होती है नेस्बा एवेल्यूएशन, वो हर दफ़ा चेंज होती रहती है। अभी पिछले दफ़ा तक वो ACCA को मानते थे 2 साल पहले तक, अब नहीं मान रहे, ठीक है। चले, हम इंशाल्लाह जो है मिलेंगे आफ्टर अ मंथ और सो, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। किसी का कोई वैसे सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।